तो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में। तो हम लोग शुरू करने चल रहे हैं बोरन फैमिली के बारे में। ठीक है। अरे बेटा, बोरन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो ये सब होते हैं ब, अल, गा, इन, टल, यही मेंबर्स होते हैं ना। बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये मेंबर होते हैं। अरे बेटा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np1। माने इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये लोग ट्राइवैलेंसी शो किया करते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये लोग क्या शो किया करते हैं? ट्राइवैलेंसी शो किया करते हैं। लेकिन आप लोग जानते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इंडियम और थैलियम जो होता है वह मोनोवैलेंट, 2 यूनिट कम हो गया ट्राइवैलेंसी से। तो ये इंडियम और थैलियम जो होता है यह मोनोवैलेंट नेचर भी शो किया करते हैं। यह लोग मोनोवैलेंट नेचर भी शो किया करते हैं। और इनके मोनोवैलेंट नेचर शो करने के पीछे कारण क्या है? इनके मोनोवैलेंट नेचर शो करने के पीछे कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक बात जानते हो बेटा, मोनोवैलेंट फॉर्म में, बहुत ध्यान से सुनना, मोनोवैलेंट फॉर्म का जो स्टेबिलिटी होगा, मोनोवैलेंट फॉर्म का जो स्टेबिलिटी होगा वह थैलियम कहीं ज्यादा स्टेबल होगा किससे? इंडियम से। ठीक है। और कभी कभी कुछ में गैलियम ही मोनोवैलेंट फॉर्म में देखा गया है, तो इंडियम भी ज्यादा स्टेबल हुआ करेगा किसके? गैलियम के मोनोवैलेंट फॉर्म के बारे में। एक चीज यहां कहने का मन कर रहा है, जानते हो एक कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड होता है? GaCl2। एक कंपाउंड नोटिस किया गया था, बहुत ध्यान से सुनना, एक कंपाउंड नोटिस किया गया था GaCl2, गैलियम डाइक्लोराइड। ठीक है। अरे बेटा, GaCl2 जो कंपाउंड था ना, इसने लोगों को बहुत आश्चर्य में डाला था कि ये क्या हो गया, गैलियम फैमिली कैसे, बोरन फैमिली कैसे डाइवैलेंट नेचर शो करने लगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनको डाइवैलेंट नेचर कभी नहीं शो करना चाहिए। तो फिर जब इस कंपाउंड का एनालिसिस किया गया तो एक आश्चर्यजनक फैक्ट सामने आया। यह GaCl2 जो होता था वो Ga और ये GaCl4 के फॉर्म में होता था, Ga प्लस और GaCl4 माइनस। यह एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था जहां पर एक गैलियम जो था वो मोनोवैलेंट और अंदर वाला जो गैलियम था वो ट्राइवैलेंट फॉर्म में था। ध्यान दिए हम क्या बोल रहे हैं? एक ठो गैलियम मोनोवैलेंट हो जाए और एक ठो गैलियम ट्राइवैलेंट हो जाए तो फिर तो डाइवैलेंट नेचर नहीं रहा ना। तो GaCl2 जो होता है उसमें एक गैलियम मोनोवैलेंट फॉर्म में है जबकि दूसरा गैलियम जो होता है वो ट्राइवैलेंट फॉर्म में है। माने इन दोनों वैलेंसी के अलावा और कोई वैलेंसी ये फैमिली शो नहीं करता है, या तो मोनोवैलेंट डाउन द ग्रुप या तो नॉर्मल वैलेंसी ट्राइवैलेंट फॉर्म दिखाया करता है। और एक बात बोले हैं, ध्यान दिए थे? नहीं, शायद वो बात नहीं बोले हैं। थैलियम के केस में इसका मोनोवैलेंट फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है। कौन से फॉर्म के तुलना में? ट्राइवैलेंट फॉर्म के तुलना में। गैलियम जो है वह अपने मोनोवैलेंट फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल है, ट्राइवैलेंट फॉर्म में नहीं। माने ट्राइवैलेंट सॉल्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो वो टूट कर खुद ब खुद बदल लेगा क्या चीज के फॉर्म में? मोनोवैलेंट फॉर्म में बदल लेगा। ये बात बताएं, वो बात समझ में आ गया? थैलियम जो होता है, थैलियम जो होगा वह मोनोवैलेंट फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, किसके तुलना में? ट्राइवैलेंट फॉर्म के तुलना में। ठीक है। अरे बेटा, एक बात सुनो ना, हम कहना क्या चाहते हैं। जो थैलियम होता है ना वह मोनोवैलेंट फॉर्म में हूबहू वैसा ही प्रॉपर्टी दिखाता है जैसा प्रॉपर्टी अल्कली मेटल दिखाते हैं अपने मोनोवैलेंट फॉर्म में। Na+ होता है ना, K+ होता है ना, तो Tl+ भी वैसा ही प्रॉपर्टीज दिखाया करता है। जो TlOH होता है, TlOH थैलियम हाइड्रोक्साइड मोनोवैलेंट फॉर्म में, TlOH
इज एज बेसिक एज NaOH। थैलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो उतना ही बेसिक होता है जितना बेसिक हुआ करता है कौन, NaOH हुआ करता है। जैसे अल्कली मेटल एलम बनाया करते हैं, एलम का फॉर्मूला याद है ना, K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। तो पहला वाला मेटल क्या था, मोनोवैलेंट था, पहला वाला मेटल उसमें क्या होता है, मोनोवैलेंट। तो अल्कली मेटल जैसे एलम बनाया करते हैं वैसे थैलियम भी अपने मोनोवैलेंट फॉर्म में क्या बनाया करता है, एलम बनाया करता है। यह भी उसी तरह का एलम बना लिया करता है। ये इतना बात जो बताएं वैलेंसी के बारे में इतना बात समझ में आ गया था सभी लोगों को, जितना छोटा छोटा चीज बोले हैं ये सारा चीज सुन लिए थे। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, सुनते चलना। हम चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो साइज के बारे में बात करने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। इस फैमिली में इनके रेडियस के बारे में बात करने के लिए चल रहे हैं। हर चीज को बहुत ध्यान से सुनना है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जानते हो बेटा, हम लोग अगर जनरल किसी भी फैमिली में एस ब्लॉक में देखे थे या और भी कहीं पर भी देखें तो साइज क्या होते जाता है, साइज जो है डाउन द ग्रुप बढ़ते चला जाता है। जबकि इस फैमिली में ऐसा एक जगह एबनॉर्मल है, माने ऐसा चीज नहीं है, एक जगह थोड़ा एबनॉर्मेलिटी है। जानते हो, हम आपके सामने सभी का एटॉमिक रेडियस लिखने जा रहे हैं और वह एटॉमिक रेडियस लिखने जा रहे हैं पिकोमीटर में। इसका एटॉमिक रेडियस होता है 85, उसका होता है 143, इसका होता है 143, गैलियम का होता है 135, इंडियम का होता है 167 और इसका होता है कितना 170। थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस को देखो तो कहीं पर एबनॉर्मलिटी, और ये सारा यूनिट लिखे हैं पिकोमीटर में, ये सारा जो यूनिट लिखे हैं वो किस यूनिट में लिखे हैं, पिकोमीटर में लिखा गया है। अच्छा, इसको ध्यान से देख, कहीं पर कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दिया है? ये याद रह जाएगा कि एल्युमिनियम और गैलियम में साइज का एबनॉर्मेलिटी है। ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन लोगों चारों में कौन सबसे छोटा है। 90% लोग एल्युमिनियम टिक करके आ गए थे, ये बाद वाला सब दे दिया था, साइज में सबसे छोटा कौन है। याद रखना, एटॉमिक रेडियस जो होता है वह गैलियम का कम होता है, किससे, एल्युमिनियम से। काहे सर, ऐसा क्यों हो गया सर, एल्युमिनियम का क्यों कम होने लगा? अरे बेटा, एल्युमिनियम का साइज और गैलियम के साइज में क्या दिक्कत हुआ वो सुनना सब लोग। गैलियम का बहुत ध्यान से सुनना, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। गैलियम जिंक के जस्ट बाद होता है गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है, ठीक है। अच्छा, 31 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे ना तो बीच में 3d10 उसके बाद 4p1 आएगा, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 4s2 3d10 उसके बाद 4p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो 3d10 और उसके बाद 4p1 दिखेगा। माने गैलियम के न्यूक्लियस में जो 31 प्रोटॉन है, गैलियम के न्यूक्लियस में जो 31 प्रोटॉन है, उसके अलावा सबसे बाहरी ऑर्बिट छोड़कर अंदर के ऑर्बिट में 10 ठो इलेक्ट्रॉन है जो डी ऑर्बिटल को बिलोंग करता है। 10 इलेक्ट्रॉन है जो कहां बिलोंग करता है, डी ऑर्बिटल में। और अभी आप लोगों को बताए थे एक बात थोड़ा देर पहले, क्या बात बताए थे कि डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्क्रीनिंग लगाने में, स्क्रीनिंग करने में उतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। याद है बताए थे, स्क्रीनिंग जो है ऑर्बिटल पर भी निर्भर करता है। तो इस 10 इलेक्ट्रॉनों ने गैलियम के केस में कहा कि सुन्न न्यूक्लियस, सुन्न, हम लोग डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं और हम तुम्हारे पावर को बहुत ज्यादा घेरने में इच्छुक नहीं है। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन इसके पावर को नहीं स्क्रीन किया, नहीं घटाया, तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ थोड़ा ज्यादा इनवर्ड पुलिंग लगा के साइज छोटा नहीं कर देगा। तो गैलियम का साइज क्यों छोटा है, एल्युमिनियम का साइज क्यों उससे तुलना में थोड़ा बड़ा है, ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को? पक्का ये कहानी समझ में आ गया था। और ये चीज याद भी रह जाएगा परमानेंटली कि गैलियम जो होता है, जानते हो बेटा एक बात,
गैलियम और अल्युमिनियम का प्रॉपर्टी बहुत हद तक मिलता है। गैलियम का खोज अल्युमिनियम के खोज के काफ़ी बाद हुआ था, और जब मेंडलीफ साहब, पुराना पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ साहब अपना पीरियोडिक टेबल सजा रहे थे तो गैलियम के जगह खाली छोड़ दिए थे, वहां पर उन्होंने लिख दिया था एक्का अल्युमिनियम, कि माने यहाँ पर जो भी एलिमेंट खोज होगा उसका प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक मैच करेगा, क्या चीज से, अल्युमिनियम के जैसा मैच करेगा, जो कि बाद में हुआ भी। इसका प्रॉपर्टी काफी हद तक मैच करता है, किससे, अल्युमिनियम, उससे मैच करता है। ठीक है, तो ये कहानी है, ये बात समझ में आ गया। एक चीज ध्यान देना, साइज में जरूर अंतर दिख रहा है न्यूमेरिकली, लेकिन दिख रहा है कि ये 143 135, लेकिन एक चीज देखो ना, जितना बड़ा जंप यहाँ है उतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं है। ध्यान दे रहे हो, यहाँ देखो काफी बड़ा फिर अंतर है। माने एक बात दिमाग में ये भी बैठा कर रखना है कि अल्युमिनियम गैलियम में साइज का कोई बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इसका साइज लगभग सेम ही तो है, कितना 8 पिकोमीटर का अंतर है, इतना ही अंतर है ना, तो वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर देखो यहाँ देख रहे हो कितना बड़ा है, या यहाँ देख रहे हैं और कितना बड़ा अंतर है। तो एक चीज दिमाग में बैठा कर रखना है कि अल्युमिनियम और गैलियम साइज में न्यूमेरिकली कौन बड़ा कौन छोटा अगर डिसाइड करने के लिए पूछे तब तो जो हम सुन रहे हैं वो बोलेंगे ही, लेकिन दिमाग में एक चीज ये भी बैठा लेना है कि साइज में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये था, हम लोग साइज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर और मेंशन करना बहुत आवश्यक है। अरे बेटा, यह रेडियस जो है ना एटॉमिक रेडियस है। अगर हम लोग बात करें आयनिक रेडियस के बारे में, अगर हम लोग बात करें क्या चीज के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस सर अंतर होगा, ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन पूरा यहीं पे। आयनिक रेडियस सर अंतर होगा। अरे बेटा, आयनिक रेडियस बनाने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, बाहरी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 3 तो इलेक्ट्रॉन है, वो निकाल दो +3 स्टेट में जाने के लिए। अगर वह तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब इसके स्क्रीनिंग लगाने या न लगाने का कोई महत्व रहा, ये तो अब उसको कोई अट्रैक्ट करने न जा रहा है। तो आयनिक रेडियस में यह एबनॉर्मेलिटी नहीं होता है। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप लगातार अपने ट्रेंड के मुताबिक उसको क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बढ़ता भी है। आयनिक रेडियस में ये चीज एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये बात गौर किए सभी लोग, ध्यान दिए, हम जो बात बोले ध्यान दिए। एटॉमिक रेडियस में ये एबनॉर्मेलिटी मिल जाएगा, लेकिन आयनिक रेडियस में यह एबनॉर्मेलिटी नहीं देखा जाता है। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है और बढ़ते ही चला जाता है। 27 पिकोमीटर होता है इसका आयनिक रेडियस, 53.5 होता है इसका, 53.5 होता है इसका, 62 होता है उसका, 80 होता है उसका, और 85 होता है इसका। ये भी सब पिकोमीटर में है। तो देखो ना, डाउन द ग्रुप लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इन दोनों चीजों से आगे बढ़े हम, इन दोनों पॉइंटों से आगे बढ़े हम, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये पूरा बात समझ गए थे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अरे यार, यहाँ से आगे बढ़ा जाए तो जो अगला चीज हमको आपके साथ शेयर करना है वो है इस फैमिली के आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इस फैमिली के क्या चीज के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में चर्चा करना है। इस फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का भी वेरिएशन बड़ा विचित्र है। इस फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन भी बहुत अद्भुत है। सर, अद्भुत कहने का मतलब क्या है? अच्छा, आप लोग से अगर पूछें कि किसी भी फैमिली में नॉर्मल वेरिएशन आयोनाइजेशन एनर्जी का कैसा होता है, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है कि घटता है, तो क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। जानते हो बेटा, इस फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन होता है वह जिग-जैग वेरिएशन होता है। इस फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन होता है वो कैसा वेरिएशन बोले अभी? ये जिग-जैग वेरिएशन क्या होता है अंकित? जिग-जैग का मतलब कोई ट्रेंड नहीं, कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, इस तरह की बात।
जिगजैग वेरिएशन कहने का मतलब इर्रेगुलर वेरिएशन, कहाँ बढ़े कहाँ घटे, कोई ट्रेंड ना हो। जैसे हम आपके सामने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 801, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 577, ये 579, उसका अगला हो जाता है 558 और 558 और अंतिम वाले का हो जाता है क्या चीज 589। सुनना सुनना सुनना, सामने ध्यान देना। यहां से यहां क्या हुआ, घटा, यहां से यहां क्या हो गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। देख रहे हो जिगजैग वेरिएशन नहीं है, पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, जिगजैग वेरिएशन नहीं हो गया ये। हम इसका कारण बोलते चले, हम इसका कारण समझाते चले कि इस फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन जिगजैग क्यों है, इसके बारे में बोलते चलते हैं। सब लोग सामने ध्यान देना। अरे क्या, जब हम लोग बोरन से अल्युमिनियम के तरफ बढ़े, जब हम लोग बोरन से कहां के तरफ चले, अल्युमिनियम के तरफ चले, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है। बोरन में 2 ही ऑर्बिट था, अल्युमिनियम में 3 ऑर्बिट हुआ, तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ने से साइज तो बढ़ना ही था। तो यहां पर नॉर्मल वेरिएशन है, सॉरी गलत हो गया। बोरन से जब हम लोग अल्युमिनियम के तरफ आए तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या हुई है, अधिक। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या अधिक हुई है तो इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ भी क्या होते गया है, मजबूत। इलेक्ट्रॉनों पर अटैचमेंट भी क्या होते गया है, इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ मजबूत होना चाहिए। लेकिन साइज क्या हो गया है, यहाँ पर साइज 2 ही ऑर्बिट था, जबकि यहाँ पर ये क्या हो गया है, 3 ऑर्बिट हो गया। यहाँ ज्यादा प्रोटॉन तो हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना दूर हो गया है कि ये न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ उतना मजबूत नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, घट गया है। अरे क्या, जब हम बोरन से गैलियम की तरफ गए, अभी ना हम लोग देखे थे दोनों का साइज में वही छोटा होता है, दोनों के साइज में क्या होता है, वही छोटा होता है। अभी हम लोग देखे थे एटॉमिक रेडियस में। अरे क्या, इसका साइज छोटा, इससे छोटा साइज हो गया है, और छोटा साइज होने के पीछे कारण क्या है कि डी ऑर्बिटल में जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कह रहा है, नहीं लगाएंगे। तो साइज छोटा होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ना ही था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया है, बढ़ गया है। फिर यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में, जैसे यहां पर नॉर्मल वेरिएशन था, घटना चाहिए था, यहां से यहां आने में फिर से क्या हो गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल ट्रेंड के अनुसार घटा है। लेकिन फिर यहां से यहां आने में, और ध्यान दो यहां से यहां आने में थोड़ा बहुत नहीं, अगर ध्यान से देखोगे तो लगभग 30 यूनिट का इंक्रीज है आयोनाइजेशन एनर्जी में। ध्यान से देखो, वहां से वहां लगभग कितना है, 30 यूनिट का इंक्रीज है आयोनाइजेशन एनर्जी में। अरे बेटा, जैसे गैलियम के केस में 10 ठो डी इलेक्ट्रॉन ने अंतर पैदा कर दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे गैलियम के केस में 10 ठो डी इलेक्ट्रॉन ने डिफरेंस जनरेट कर दिया है, वैसे ही हेलियम आते आते 14 ठो एफ वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्ले करने लगते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। माने थैलियम का एटॉमिक नंबर होता है शायद 80 या 81 होता है। थैलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना, थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 होता है। थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 81 होता है। अरे क्या, तो इनके केस में जो न्यूक्लियस के अंदर में 81 प्रोटॉन है और बाहर में सारे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 14 ठो इलेक्ट्रॉन आने लगा है, कौन वाला, एफ वाला। और यह 14 इलेक्ट्रॉन जो एफ वाला है, इसने न्यूक्लियस को कहा कि सुनो न्यूक्लियस, हम आपके इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल भी स्क्रीनिंग नहीं लगाने जा रहे। एक बात देखना, साइज यहां पर ये वाला साइज वाला वैल्यू देखना, लगभग सेम साइज नहीं है, 167, अब वो कितना है 170। तो दोनों का साइज लगभग सेम है। किसका, इंडियम का और थैलियम का।
एफ ऑर्बिटल के कमाल के कारण, एफ ऑर्बिटल के पुअर स्क्रीनिंग के कारण साइज दोनों का क्या है, लगभग सेम है। ठीक है, साइज उतना ही बड़ा, लेकिन यहां पर 81 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और इंडियम के केस में प्रोटॉन की संख्या है 49। इंडियम के केस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 49, और यहाँ कितना है, 81। अब तू ही लोग सोच के देख कि साइज दोनों बार सेम रहे, लेकिन एक बार यहाँ 49 प्रोटॉन रहे, एक बार यहाँ 81 प्रोटॉन रहे। अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा मजबूती से कौन पकड़ के रख पाएगा? ये यहाँ पर क्यों आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया है, ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्यों बढ़ा था, ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ बढ़ा था 10 डी इलेक्ट्रॉनों के कारण, और यहाँ बढ़ रहा है क्या चीज के कारण, 14 एफ इलेक्ट्रॉनों के कारण। वो लोग स्क्रीनिंग कम लगाते हैं तो साइज जो होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है। वो असर हम लोगों को देखने को मिलता है कहां पर, आयोनाइजेशन एनर्जी में देखने को मिलता है। तो अभी तक साइज, वैलेंसी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इतने चीजों का वेरिएशन सब लोग समझ गए थे। साइज का वेरिएशन, आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी का वेरिएशन, जो बताए थे इतना चीज समझ गए थे सभी लोग। अब कुछ चीज जो है वो एक एक लाइन में बोलते चलते हैं, सभी लोग सुनते चलना। अरे बेटा, हम बात कर रहे हैं, अगला लाइन चर्चा कर रहे हैं, सभी का ध्यान हमारे तरफ हो तो ज्यादा अच्छा रहे। अगला लाइन हम चर्चा कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। अगला लाइन चर्चा कर रहे हैं क्या चीज के बारे में, डेंसिटी के बारे में। इस फैमिली में जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, डेंसिटी बढ़ते जाता है। इस फैमिली में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं, डेंसिटी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, बात करें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बात करें हम लोग क्या चीज के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। सुनना बेटा, इस फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट कोई रेगुलर नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट में कोई रेगुलरिटी नहीं है। हाँ, दो बात याद रखना, इस फैमिली में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरन का। इस फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, बोरन का। 2300 होता है डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, गैलियम का। जानते हो, गैलियम जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है। हाथ पर ले लो तो हाथ के गर्मी से पिघल जाए, नीचे रख दो तो फिर वो सॉलिड में बदल जाए, ऐसा नेचर, सेमी सॉलिड टाइप का नेचर होता है किसका, गैलियम का। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मात्र 30 डिग्री है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मात्र कितना है, 30 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि इस फैमिली में सबसे कम है। तो इस फैमिली में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, बोरन का। और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका, गैलियम का। बोरन का कितना बोले थे, और गैलियम का कितना बोले थे, 30, और बोरन का कितना बोले थे, 2300। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में याद रहा। जानते हो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वह लगातार डाउन द ग्रुप घटते जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली हम लोग देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा वेरिएशन, यहाँ नहीं है एक जैसा वेरिएशन। बॉइलिंग पॉइंट का कोई नॉर्मल वेरिएशन नहीं है, इरेगुलर वेरिएशन है मेल्टिंग पॉइंट का, जिसमें बोरन का सबसे ज्यादा और गैलियम का सबसे कम। जबकि बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन है और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है किसका, बोरन का, और वो डाउन द ग्रुप लगातार क्या होते जाता है, तो घटते चल जाता है। ठीक है, अच्छा बात करें हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। अरे बेटा, तो बोरन नॉन मेटल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। एल्युमिनियम से फिर मेटल होने लगता है, ये लोग बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। हाँ, बोरन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, और फिर एल्युमिनियम अचानक बहुत कम, और फिर धीरे धीरे नीचे आने पर वो बढ़ते चला जाता है। माने बोरन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू होता है 2,
बोरन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है? इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू होता है 2, अल्युमिनियम का हो जाता है 1.5, इसका हो जाता है 1.6, इसका हो जाता है 1.7, इसका हो जाता है 1.8। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू बोरन का सबसे ज्यादा, और फिर अल्युमिनियम से लेके थैलियम तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू धीरे धीरे क्या होते चला जाता है? बढ़ते चला जाता है। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अरे बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कहानी हम लोग आगे बढ़ाएं तो अब हम लोग चलते हैं एक एक इंडिविजुअल फैमिली के बारे में चर्चा करने, माने इस फैमिली के इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। तो मेंबर्स के बारे में चर्चा करने में सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं बोरन के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो बोरन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जानते हो बेटा, बोरन जो होता है ना, वह बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है, और जहां पर भी ये अवेलेबल है तो 2 मेन ओर के रूप में मिलता है। हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरन पर बोलने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनते चलना। बोरन के एक्सट्रैक्शन पर बोलने जा रहे हैं, सभी लोग खूब ध्यान से सुनना। तो बोरन जो होता है नेचर में, इसके 2 मेन ओर होते हैं। एक ओर को हम लोग बोलते हैं कोलेमेनाइट ओर, और एक ओर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोरैक्स। अरे बेटा, बोरैक्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज कि Na2B4O7, और कोलेमेनाइट ओर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, कोलेमेनाइट ओर का फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। कोलेमेनाइट ओर का फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। यही 2 ओर से जहां पर ये चीज मिल जाए तो इसी से एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। और जिस देश में बोरैक्स के रूप में नहीं मिलता है तो वहां पर इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं। कौन सा ओर से? तो कोलेमेनाइट ओर से भी इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब सुनते चलना, हमको कहना क्या है? हमको कहना यह है कि अगर हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करना हो क्या चीज से, अगर हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करना हो बोरैक्स से, तो करते क्या क्या है सब लोग सुनते चलना। बोरैक्स से अगर एक्सट्रैक्शन करना हो तो क्या क्या करते हैं सुनते चल। सबसे पहले बोरैक्स को हम लोग घोल देते हैं डाइल्यूट एसिड में। सबसे पहले बोरैक्स को हम लोग घोल देते हैं क्या चीज में? डाइल्यूट एसिड में। बेटा, बोरैक्स को Na2B4O7 को डाइल्यूट एसिड में HCl या H2SO4 में अगर घोल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा देखना। अगर इसको एसिड में घोल दिया जाए तो सल्फेट लेकर वो सोडियम क्या चीज में बदल जाएगा? Na2SO4। और 2 हाइड्रोजन लेकर ये क्या चीज में बदल जाएगा? H2B4O7। ये बदल जाएगा क्या चीज में? प्लस H2B4O7। बेटा, H2B4O7 को हम लोग टेट्राबोरिक एसिड पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? टेट्राबोरिक एसिड। हम लोग क्या करते हैं, एसिड जो मिलाए हैं उसके बाद उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करते ही यह टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 जो होता है यह वाटर लेकर खुद को बदल लेता है बोरिक एसिड में, ठीक है। टेट्राबोरिक एसिड 4 मोल बोरिक एसिड हो जाएगा। ये 4 मोल ऑफ H3BO3 में बदल जाता है। ये बदल जाता है 4 मोल ऑफ क्या चीज में? H3BO3 में बदल जाता है। इतना बात समझे क्या चीज? जो बोरैक्स हमको मिला है उस बोरैक्स को पहले एसिड के सॉल्यूशन में घोल देते हैं। एसिड का सॉल्यूशन पानी में घोल कर ही ना एसिड मिलाए होंगे, तो वो पानी वहां है ही। अगर थोड़ा कम पड़ गया है तो बाहर से थोड़ा पानी ऐड करके वो जो टेट्राबोरिक एसिड था वो बदल गया है क्या चीज में? तो वो बदल गया है बोरिक एसिड में। और बाद में क्या करते हैं कि यह जो बोरिक एसिड H3BO3 है इसको हम लोग खूब हीट करते हैं। हीट करने के कारण ये बदल जाता है बोरिक एनहाइड्राइड में। B2O3 को क्या नाम से पुकारते हैं? तो B2O3 को पुकारते हैं हम लोग
B2O3 को हम लोग पुकारते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड के नाम से पुकारते हैं। तो बोरेक्स को बोरिक एनहाइड्राइड तक कैसे बदले हैं, ये बात समझ में आ गया है। बोरेक्स को बोरिक एनहाइड्राइड तक कैसे बदले हैं, ये चीज ध्यान दिए थे सभी लोग। हम एक बार फिर से बोलते जाते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। सबसे पहला काम हमने क्या किया है? सबसे पहला काम हमने बोरेक्स को एसिड में घोलकर, टेट्राबोरिक एसिड को सॉल्यूशन से ही वाटर मिल जाता है, वो उसके साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड जो मिला है उसको खूब हीट करके हम लोग बदल देते हैं गैसेज में, बोरिक एनहाइड्राइड में। ठीक है बेटा। अब यह जो बोरिक एनहाइड्राइड हम लोगों को मिल गया है, इसको हम लोग रिड्यूस करना शुरू करते हैं। यह जो बोरिक एनहाइड्राइड हम लोगों को मिल गया है, इसको हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। रिड्यूस कैसे करते हैं? तो बोरिक एनहाइड्राइड को या तो सोडियम, या तो पोटेशियम, या तो मैग्नीशियम के द्वारा हम लोग हीट करते हैं। इसको हम लोग रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं क्या चीज के द्वारा? यह जो B2O3 बना है, इसको हम लोग हीट करने लगते हैं, या तो सोडियम होता है, तो सोडियम अगर होगा तो 6Na, और यहाँ पर ले लो 2B2O3 और 6Na। उधर जानते हो क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा नहीं, 3 ही रहने दो, ये 3 ही रहने दो। उधर हो जाएगा, जानते हो क्या चीज? ये इधर हो जाएगा 2P प्लस हो जाएगा 3 मोल ऑफ Na2O। ठीक है। या अगर मैग्नीशियम हम लोग यूज कर ले रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ये Mg अगर यूज कर लें, मैग्नीशियम तो होता है डाइवैलेंट ना, ई भी डाइवैलेंट, इसका 3 मोल लो, ये इसको 2B प्लस बदल देगा क्या चीज में? 3MgO। तो बोरिक एनहाइड्राइड को अगर हम लोग सोडियम या मैग्नीशियम के द्वारा रिड्यूस कर दें, तो वहां से हम लोगों को मिल जाता है, बोरन मिल जाता है। सुनना बेटा, एक बात सुनना, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं ध्यान देना। बोरन जो होता है ना, सब लोग ध्यान से सुनते रहना। बोरन जो होता है उसके 2 वेराइटी होते हैं, एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन वेराइटी, एक को बोलते हैं अमॉर्फस वेराइटी। अगर हम लोग सोडियम या मैग्नीशियम के द्वारा रिड्यूस किए हुए हों, तो इस तरह से सोडियम या मैग्नीशियम के द्वारा अगर रिड्यूस किए हुए हों, तो इस तरह से जो ये मिलता है, यह एमॉर्फस वाला होता है। यह कैसा बोरन मिलता है हम लोग? एमॉर्फस वाला। जबकि इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर अल्युमिनियम के द्वारा रिड्यूस कर दें, तो इस तरह से जो बोरन मिलता है वो हमको कौन सा वेराइटी वाला मिल जाता है? वो क्रिस्टलाइन वेराइटी वाला बोरन मिल जाता है। ये लाइन याद रह जाएगा क्या क्या बोले हैं। ये B2O3 को अगर रिड्यूस हम लोग कर दें ये सोडियम या मैग्नीशियम के द्वारा, तो जो बोरन मिलता है वो कौन सा वेराइटी का बोरन होता है? एमॉर्फस बोरन होता है। और अगर इसको हम लोग एल्युमिनियम के द्वारा रिड्यूस किए हुए हों, तो फिर जो हम लोगों को बोरन मिलता है वो क्रिस्टलाइन वेराइटी वाला बोरन होता है। ठीक ठाक? यहाँ तक भी सब कुछ ठीक ठाक है? सुनो ना, सब लोग सुनना ध्यान से। अगर हम लोगों को हाई प्यूरिटी वाला बोरन चाहिए, अगर हम लोगों को कैसा बोरन चाहिए? हाई प्यूरिटी वाला बोरन चाहिए। अगर हमको हाईली प्योर अगर बोरन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग करते ये हैं कि बोरन ट्राइब्रोमाइड को, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बोरन ट्राइब्रोमाइड को हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस करते हैं टंगस्टन वायर कैटलिस्ट लेकर। जो पिछली बार मेंस में किसी एक पेपर में, पिछली बार या उससे पहली बार मेंस में किसी एक पेपर में ये वाला पूछा था कि इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं। हाईली प्योर अगर बोरन बनाना हो तो बोरन ट्राइब्रोमाइड को हम लोग हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट जो होता है वो टंगस्टन वायर होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो 1200 डिग्री सी के आसपास होता है। तो इसके द्वारा रिड्यूस जब हम लोग कर लेते हैं, इसके द्वारा जब हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, तो इधर जो बोरन हम लोगों को मिल रहा होता है वह बोरन कैसा हो जाता है? यहाँ जो बोरन मिल रहा होता है ये 2B प्लस ये 6HBr, यह बोरन जो होता है वो हाईली प्योर बोरन होता है। ये वाला लाइन जरूर सभी लोग याद कर लेंगे। हाईली प्योर बोरन अगर बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं?
बोरन ट्राइब्रोमाइड को हम लोग हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस करते हैं। कौन सा कैटलिस्ट लेकर? टंगस्टन वायर कैटलिस्ट लेकर रिड्यूस करते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि जिस कंट्रीज में बोरेक्स नहीं मिलता हो वहां पर हम लोग, जिस देश में बोरेक्स का अवेलेबिलिटी कम हो वहां पर हम लोग कौन सा ओर यूज कर लेते हैं? कोलेमेनाइट ओर। जानते हो एक बार बेटा, कोलेमेनाइट ओर अगर किसी देश में मिल रहा है, थोड़ा पेज पलटने पे ध्यान कम देना और इधर ज्यादा ध्यान देने का कोशिश करना। अगर कहीं पर कोलेमेनाइट ओर की अवेलेबिलिटी है तो उसको भी किसी न किसी रिएक्शन के द्वारा पहले बोरेक्स में बदल लेते हैं या फिर उसी बोरेक्स का यूज करते हैं। सुनना ध्यान से, अगर हम लोग पूछेंगे, अभी ना बताएं तो समझ लेना, अगर हम लोग कोलेमेनाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉल्यूशन से रिएक्शन करवा दे, कौन से ओर को? कोलेमेनाइट ओर को रिएक्शन करवा दे क्या चीज के साथ? सोडियम कार्बोनेट, ये Ca2B6O11 इसको रिएक्शन करवा दे Na2CO3 के साथ, तो यह भी बदल जाता है क्या चीज में? तो यह भी बदल जाता है बोरेक्स में। ये इसका 2 मोल ले लीजिए। सबसे पहले ये हो जाता है CaCO3, ये जो कार्बोनेट है ये जो कैल्शियम है, 2 ठो कैल्शियम और 2 ठो कार्बोनेट, ये हो जाएगा 2CaCO3। ठीक है। अब हमारे पास सोडियम कितना है? 4 सोडियम है। 4 सोडियम में से 2 सोडियम चला जाता है बोरेक्स बनाने के लिए, 2 मोल चला जाता है Na2B4, नहीं 2 मोल नहीं, Na2B4O7 बनाने के लिए, और 2 मोल चला जाता है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 बनाने के लिए, 2 मोल NaBO2 ये चीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, जो भी यहाँ पर बोरन था वो Na2CO3 से रिएक्शन करवाने के बाद क्या चीज में बदल गया? या तो इसमें बदल गया। अरे बेटा, ये नीचे बैठ जाता है, वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण ये CaCO3 क्या हो जाएगा? चूना में नीचे बैठ गया, उसको छान कर अलग कर दे। अब हमारे सॉल्यूशन में या तो बोरेक्स है या तो सोडियम मेटाबोरेट। इसका नाम क्या बोलेंगे? इसका नाम बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट। NaBO2 को क्या नाम से पुकारें? ठीक है। अगर यहां से सोडियम हटा दे, H लगा दे, मेटाबोरिक एसिड, HBO2 का क्या नाम पुकारेंगे? मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, HBO2 को क्या नाम से पुकारेंगे? मेटाबोरिक एसिड। और इसीलिए उसी का सॉल्ट होने के कारण NaBO2 को क्या नाम से पुकार रहे हैं? सोडियम मेटाबोरेट के नाम से पुकार रहे हैं। ठीक है। अब सुनो, यह जो सोडियम मेटाबोरेट बना है ना, इस सॉल्यूशन में बाहर से CO2 पास करवा दे। इस सॉल्यूशन में बाहर से क्या पास करवा दे? CO2 पास करवाने से यह सोडियम मेटाबोरेट जो होता है यह भी कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में? यह भी कन्वर्ट हो जाता है Na2B4O7 प्लस वो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। माने सबसे पहले आप Na2CO3 से रिएक्शन करवाइए, तो जो भी बोरन था वो बोरन बोरेक्स में बदल गया। जो बोरन बोरेक्स में नहीं बदला है उसके लिए उसमें क्या पास करवा दीजिए? CO2 गैस। CO2 गैस पास करवाने से जो मेटाबोरेट बना था वो भी कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में? बोरेक्स में। ये छान कर निकाल लिए। अब सॉल्यूशन में सारा का सारा बोरेक्स है। सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किए तो हमको माने पानी वेपर बनाकर उड़ा दिए तो हमको क्या मिल गया? बोरेक्स पाउडर मिल गया। और बोरेक्स पाउडर को अब वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे हम लोग पिछली बार किए थे। बोरेक्स से बोरन निकालने के लिए